नमस्कार। द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चुनावी गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। तमाम दल अपने लाव लश्कर के साथ चुनाव में उतर चुके हैं, लेकिन कुछ सवाल भी उठ रहे हैं, कुछ विवाद भी उठ रहे हैं। जैसे उनमें से एक बड़ा सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में जो दलित चुनावी राजनीति है वो कहाँ पर खड़ी है? मायावती की चुनावी रणनीति क्या है? उनका दावा कितना मजबूत है? वो क्या बीजेपी का साथ देने जा रही हैं, या जो सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी ने की थी, क्या उनसे वो उनका तोड़ उनके पास कोई है, या फिर वो केवल एक जो दलित हैं उसके एक समुदाय का, एक जाति का वोट ही उनके पास रह जाएगा और उसकी वजह से उनके जो चुनावी संभावनाएं हैं वो खतरे में पड़ जाएंगी। बहुत सारे सवाल हैं और इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हम बात करने जा रहे हैं प्रतिष्ठित समाजशास्त्री और दलित राजनीति के जानकार प्रोफेसर विवेक कुमार से। प्रोफेसर विवेक, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। मेरा सबसे पहला सवाल पहला सवाल यही है, इस पूरे जो चुनावी चर्चा हो रही है उत्तर प्रदेश की चुनाव की, उसमें ये बार-बार उभर कर आ रहा है कि मायावती जी उस तरह से सक्रिय नहीं है। दलित राजनीति ऐसा लगता है कि ठंडी पड़ गई है, उसमें थकान आ गई है। तो आपको क्या लगता है, ये जो चर्चाएं हैं उनमें कितना दम है? क्या फिर ये जो गोदी मीडिया है, या जिसको मनुवादी मीडिया भी कहते हैं, उसका अपना एक प्रोपेगेंडा है जो दलित राजनीति के बारे में एक तरह की नकारात्मक सोच रखता है और उसी धारणा को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है? धन्यवाद मुकेश जी। जो है एक पहले तो आपने परिचय बहुत अच्छा कराया कि मैं एक समाजशास्त्री हूं और अपने शोध के आधार पर ही मैं जो है अपनी बात रखूंगा, और ये जो व्यूज हैं दीज आर वेरी पर्सनल व्यूज एंड दे हैव नथिंग टू डू विद माय इंस्टीट्यूशन। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि मेरा जो अध्ययन रहा है, विगत 20 वर्षों से मैं लगातार जो है रिसर्च कर रहा हूँ बहुजन समाज पार्टी पर भी, दलित राजनीति पर भी और भारतीय राजनीति पर भी मेरा दखल है। उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि बहुजन समाज पार्टी का जो अपना मोबिलाइजेशन पैटर्न है वो हमेशा से बहुत लो प्रोफाइल्ड रहता है। कभी भी वो ऑन द बोर्ड एकदम ओवर्ट रूप में कभी भी वो अपने प्रचार को नहीं रखते, और लगातार 24/7/365 डेज लगातार उनके संगठन का काम चलता रहता है, जहां तक मेरा अध्ययन है और जहां तक ये ऑब्जर्व्ड रियलिटी है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि कोई मीडिया घराना जो मुख्य धारा का मीडिया है, वो जिसे कहना चाहिए जा करके ये नहीं देखता है कि क्या वो लोग 365 दिन काम कर रहे हैं। और मुझे याद है 2007 में जब रिजल्ट आया था, उस समय मैंने एक लेख भी लिखा था। उसमें लोग बड़े अचंभित थे कि अरे ये कैसे हो गया। और उस समय हरीश खरे साहब ने एक आर्टिकल लिखा था, और उस समय टीवी डिबेट पर भी, स्टार न्यूज पर डिबेट हो रही थी कि अगर पोलस्टर्स और सेफोलॉजिस्ट अगर एकेडमिशियंस से बात करते तो शायद ये जो है गफलत नहीं होती और उनको सही पता चल जाता। तो कहीं ना कहीं जो है उन पर रिसर्च का, जैसा कि सत्यहिंदी.com में भी एक जो है एपिसोड चला बाकायदा, और उसका टाइटल था मायावती की राजनीति खत्म, इज पॉलिटिक्स ऑफ मायावती ओवर। तो इस प्रकार का प्रचार जो है वो लगातार चलता रहता है। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई गुरेज नहीं है कि उनको आज भी हाशिए पर डाल करके और एक दूसरी पार्टी को और भाजपा से उससे सीधे सीधे संघर्ष कराने की एक मुहिम सी चल रही है। जी, लेकिन प्रोफेसर विवेक, जिस एपिसोड का आप जिक्र कर रहे हैं उसके टाइटल में एक क्वेश्चन मार्क भी लगा है, और उस डिबेट को अगर आपने देखा होगा तो उसमें एक अच्छी गंभीर किस्म की बहस हुई है। उसमें मायावती जी या बहुजन समाज की पार्टी की राजनीति को कमतर दिखाने की कोई कोशिश नहीं की गई है। बहरहाल मैं ये कहता हूं कि जो आंदोलन था सत्ता का स्वाद चखने के पहले बीएसपी में, जो गर्मी थी, जो आक्रामकता थी, जो भूख थी, वो उसके बाद से लगातार कम होती चली गई है और अब उस तरह की सक्रियता नहीं दिखती है। इसलिए ये प्रश्न अगर उठ रहे हैं तो इन पर भी गौर किया जाना चाहिए।
मुझे लगता है कि इसको एक इवोल्यूशनरी उद्विकासीय दृष्टि से देखना चाहिए। किसी भी आंदोलन को जब वह शुरुआत में आता है तो सचमुच वह एक उग्र रूप धारण किए हुए होता है। उसकी भाषा शैली, उसका वाक्य विन्यास, उसके नारे, उसमें तलखी होती है। लेकिन जैसे जैसे उसका समाजीकरण होता है, राजनैतिक समाजीकरण होता है, और कहीं ना कहीं उसके अंदर अनुभव भी आते हैं कि राष्ट्रीय राजनीति उसका फलसफा क्या होता है, तो उसके अंदर बहुत परिष्कृत रूप आता है। और वही सोफिस्टिकेशन धीरे धीरे हमने इस आंदोलन के साथ भी देखा। और आप देखिए कि आरएसएस जैसा एक आंदोलन नेकर छोड़ करके पैंट पहनने लगता है। तो क्यों? क्योंकि जो एक सोशल इंजीनियरिंग का नारा अभी देखिए निकल करके आ रहा है। तो जब लोग समय बिता लेते हैं राजनीतिक राष्ट्र राजनीति में, और उनको भारत की तासीर का पता चलने लगता है, भारत की फिलॉसफी का पता चलने लगता है कि नहीं भाई, एकांगी नहीं चलेगा, इसको आपको सबको लेकर के चलना पड़ेगा, और तब जिसे कहना चाहिए कहीं ना कहीं रद्दो बदल जरूर होता है और उस तलखी में कमी आती है। ये आप अनुभव के आधार पर या केवल ऑब्जर्वेशन के आधार पर भी कह सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस की आवश्यकता नहीं है रिसर्च की। जी, इसमें एक दूसरा पक्ष भी है कि जब आप सत्ता के साथ जुड़ते हैं तो सत्ता के स्वार्थों के साथ भी आप जुड़ जाते हैं और आपका मिशन, आपका उद्देश्य भी भटकने लगता है। और ये केवल दलित आंदोलन के साथ नहीं, मैं दूसरे आंदोलनों को भी अगर आप देखें कि जैसे जैसे सत्ता से उनकी निकटता हुई है वो दूसरे स्वार्थ उन पर हावी होते गए हैं। तो क्या बहुजन समाज पार्टी इससे बची रह पाई है? मुकेश जी, पॉलिटेरियत जो राजनीति है उसमें सत्ता का स्वाद, और जो बुर्जुआ राजनीति है जिसको हम अभिजात्य वर्ग की राजनीति कहते हैं, तो अभिजात्य वर्ग की राजनीति जो है वो मोनोपोलाइजेशन की राजनीति होती है। वह अपने आप को सभी संस्थाओं पे आच्छादित करना चाहता है। वो पावर को अपने मोनोपोलाइज करना चाहता है, वो शेयर नहीं करता है पावर को। और ये हमने देखा है भारत के कम से कम जो हमारा 1950 में अगर संविधान लागू हुआ तो 71 वर्षों की राजनीति में हमने देखा है कि किस प्रकार अभिजात वर्ग ने पावर का मोनोपोलाइजेशन किया है। लेकिन जब जब लोअर स्ट्रेटा की राजनीति आई है तो उसने पावर का डिमोक्रेटाइजेशन किया है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यह नारा 1984 के पहले क्यों नहीं लगा? और लगा ही नहीं बल्कि भाईचारा कमेटियां बनी, और भाईचारा कमेटी के बाद बहुजन संगठक जो अखबार निकलता था उसमें मेरा शोध है कि उसमें बाकायदा जातियों के आधार पर टिकट कैसे बटे ये दिखाया जाता था, और उनको लोग कहते थे कि ये जातिवादी है। जबकि वो सामाजिक न्याय के तहत वो सभी को सत्ता में भागीदार बनाना चाहते थे, और सत्ता ही नहीं बल्कि प्रशासन और अभिशासन में भी वो भागीदार बनाना चाहते थे। यहां तक कि जो आइकनोग्राफी थी, उस प्रकार के नायक और नायिकाओं का सृजन हो रहा था, उसमें भी वो उन नायकों को जिनको भुला दिया गया था उनकी भागीदारी करना चाहते थे। और इसीलिए उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि जो हमारे एक रिसर्चर है वो कहने लगे कि ये जो नायक और नायिकाएं बहुजन समाज पार्टी लाई है तो उत्तर प्रदेश के है ही नहीं, और उन्होंने सामग्री इकट्ठी करके कांग्रेस वालों को बेचना शुरू किया और अब वो दूसरे को बेच रहे हैं। ये बात दूसरी है। लेकिन वो इस बात को पचा नहीं पाए कि साहू, फूले जी, साहू जी और बाबा साहब अम्बेडकर, फातिमा शेख, ये सब लोग यहाँ क्यों आ गए। तो एक तरह से मैं अगर उसका एनालिसिस करता हूं तो मुझे लगता है कि जब बहुजनों के पास सत्ता आई तो उन्होंने सत्ता का जनतांत्रिकरण किया और उस पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को बना दिया। जो रिप्रेजेंटेटिव हुआ करती थी उसको पार्टिसिपेटरी, और इसीलिए लोग पार्क से परेशान होने लगे, उनके नायक से परेशान होने लगे कि चौराहे पे ये कैसे, जिसे कह रहे मूर्ति लग गई, ये तो चौराहे तो चमरोटी में ही होनी चाहिए, चौराहे पे कैसे आ गई। तो मुझे लगा कि जनतांत्रिकरण की एक नवीन पराकाष्ठा शुरू हुई थी उस समय। तो इसलिए मैं
जो सत्ता अभिजात्य वर्ग की सत्ता और जो पॉलिटेरियन सत्ता, उसमें अंतर करके देखना चाहता हूं। जी, प्रोफेसर विवेक, मैं इससे सहमत हूं कि दलित मूवमेंट की वजह से जो बहुजन समाज है उसको आत्मविश्वास मिला, उसका एम्पावरमेंट हुआ और उसने अपने आप को ज्यादा गंभीरता से भारतीय नागरिक के रूप में अपने आप को पहचाना। लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि जो हमारी व्यवस्था है जिसमें सत्ता करप्ट करती है, चुनाव प्रक्रिया ऐसी है जिसमें आपको अगर चुनाव जीतना तो ढेर सारा धन चाहिए, और जब भी आप इस पूरे चुनाव प्रक्रिया और सत्ता तंत्र में दाखिल होते तो उसकी बीमारियां भी आपके अंदर फैलने शुरू हो जाती हैं। तो बहुजन समाज पार्टी भी इससे बची नहीं है। वो शुरू से काशीराम जी भी कहते थे कि हम तो पैसे लेंगे, पैसे से जितने चुनाव होंगे उतना हमें पैसे मिलेंगे, उतना हम मजबूत होंगे। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि जो सिस्टमिक एनालिसिस है उसके तहत चुनाव में पैसा लगता है, ये बिल्कुल सही बात है। और ये भी बात सही है कि कुछ लोग कॉरपोरेट घरानों से पैसा लेते हैं, कुछ लोग बॉन्ड से पैसा लेते हैं, कुछ लोग व्यक्तियों से डायरेक्ट पैसा लेते हैं। जो व्यक्तियों से डायरेक्ट पैसा लेते हैं, और वो इस बात से लेते हैं क्योंकि उनका जो दल है वह केवल और केवल व्यक्तियों के कंट्रीब्यूशन पर ही टिका हुआ है। और क्योंकि हमारी राजनीति इस तरह की हो गई है कि इसमें आवाराम और गयाराम जो है बहुत बढ़ गए हैं, और जिस प्रकार एंटी डिफेक्शन लॉ भी लागू हुआ उसके बावजूद भी सरकारें गिरा दी जाती हैं। तो अगर मान लीजिए कोई एमएलए हमारा चुन करके आया और उसने पार्टी फंड में कुछ नहीं दिया, तो क्या होगा? वो तोड़ लिया जाएगा और वो जीत गया है। ये लोग उससे मुतमईन हो गए हैं, कन्विंस हो गए कि ये जीता हुआ है, इसको तोड़ लिया जाए तो पार्टी की सरकार गिर जाएगी। लेकिन अगर उसने कुछ पार्टी फंड में कंट्रीब्यूशन किया है तो वो 10 बार सोचेगा कि मैं जाऊं या ना जाऊं। और हो सकता है कि अगर वो चला भी जाए तो कम से कम पार्टी फंड को पैसा चलाने के लिए तो मिला है। तो मुझे नहीं लगता है कि पार्टी का उतना नुकसान हो सकता है जितना नुकसान उसको हम केवल जीतने पर देते हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि भारतीय राजनीति में इस समय ऐसी कोई भी पार्टी है जो कंट्रीब्यूशन पार्टी फंड के लिए न लेती हो। अगर वो धनाढ्य सेतों से नहीं मिले, अब तो कॉर्पोरेट घरानों ने बाकायदा अपनी जो है कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कंट्रीब्यूशन देना शुरू कर दिया है। और पार्टियों के अगर रिटर्न्स को देखा जाए तो मुझे लगता है एक बड़ी एनालिसिस एडीआर ही करता है, मुझे नहीं करने की जरूरत नहीं है। लेकिन रिटर्न जो भरे जाते हैं वो 2-2 हजार करोड़ के रिटर्न्स भरे जाते हैं। अगर 2000 करोड़ का कोई पार्टी रिटर्न भर रही है तो उसकी इनकम वो 30% के ब्रैकेट में आती होगी, तो 6000 करोड़ होगी उसकी इनकम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका मुकाबला किससे है? और हम केवल और केवल जो पार्टियां पॉलिटेरियन पार्टियां हैं, बहुजन पार्टियां हैं, उन्हीं पर क्यों दृष्टि डालते हैं? ये मुझे लगता है कि आजकल के वर्तमान मीडिया पर जो है प्रश्न उठाता है। जी, नहीं, आपकी बात से सहमत हूँ। चूंकि हम बात बहुजन समाज पार्टी कर रहे हैं, दलित आंदोलन की कर रहे हैं, इसलिए हमने आज ये चर्चा छेड़ी है। और ये भी हम ना भूलें कि इससे जुड़े एक और विवाद हमेशा उठता रहता है कि कहीं ना कहीं मायावती जी को ब्लैकमेल किया जा रहा है सत्ता तंत्र के द्वारा, सीबीआई की धौंस दिखाकर, डर दिखाकर। और मायावती जी उस तरह से नहीं लड़ पाती हैं जिस तरह से उन्हें लड़ना चाहिए। अब पता नहीं लोग जिसे कहना चाहिए, अरे उन्होंने अपना दल बनाया है, उसकी अपनी एक रणनीति बनाई है, उनकी अपनी राजनीति है, उनका अपना फॉर्मूला है और उनके अपने नारे हैं। जहां तक मेरा शोध रिसर्च जाता है, मैंने ये देखा कि भारतवर्ष में ऐसी कौन सी पार्टी है जिसने भाजपा से अलायंस नहीं किया। अगर अभी टीएमसी को देखें तो उसने तो केंद्र में भी अलायंस किया था, सरकार के अंदर और यहां पर मुकेश जी मैं चाहूंगा कि लोगों को समझना चाहिए, राजनीतिज्ञों को, सेफोलॉजिस्ट्स को समझना चाहिए कि प्री पोल अलायंस और पोस्ट पोल गठबंधन सरकार बनाने के लिए इसमें
नेचुरल जिसे कहना चाहिए डिफरेंस है, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ नेचर बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ अलायंसेस। एक जो है प्री पोल अलायंस में आप जब जाते हैं तो उनके साथ बाकायदा उनके मंचों पर जाते हैं और उनकी मीटिंगों में जाते हैं, मीटिंगों में जो नारे जो भाषण होते हैं उन पर बाकायदा आप सम्मिलित होते हैं। जो टीएमसी ने किया, टीडीपी ने किया, एआईडीएमके ने किया, डीएमके ने किया और नीतीश जी ने किया, यहां पर हरियाणा में हुआ, शिरोमणि अकाली दल ने किया, किसने नहीं किया। लेकिन मैंने यह देखा कि बहुजन समाज पार्टी ने, जो मेरा रिसर्च है, उसने आज तक प्री पोल अलायंस कभी नहीं किया। उसका अलायंस जब इलेक्शन हो जाता था तो सरकार बनाने के लिए 6 महीने 12 महीने का हुआ, 4 महीना का हुआ, जिसमें बाहर से भाजपा ने सरकार दिया और उसके बाद वो सत्ता से निकल आए। अगर उनको सत्ता की लोलुपता होती तो वो 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा करते, लेकिन उनको लगा कि नहीं, उनका एजेंडा पूरा नहीं हो रहा है और वो बाहर निकल आए, जिसकी बहुत भर्त्सना भी हुई। गोविंदाचार्य जी चाहते थे कि ये सोशल इंजीनियरिंग हो, लेकिन वो नहीं चल पाया। लेकिन मेरा मानना यह है कि जिस प्रकार का प्रचार और इस प्रकार का दुष्प्रचार बहुजन समाज पार्टी को लेकर के होता है, वो व्याकुलता और एक तरह से एग्रेसिव कैंपेन ऑफ द मीडिया, मेन स्ट्रीम इंटेलिजेंसिया, एकेडमिया, जिस प्रकार का भर्त्सना बहुजन समाज पार्टी के लिए करती है, वो किसी के लिए नहीं करती। और ये मेरा मानना है, क्योंकि मेन स्ट्रीम को मीडिया लगता है कि अगर मायावती आ जाएंगी तो उनको कभी वो नहीं मिलेगा, ऐड नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ऐड नहीं देती हैं, वो इंटरव्यू नहीं देती हैं, तो उनका टीआरपी नहीं बढ़ेगा, इसलिए इसको जो है किनारे रखो, इनके ऊपर अनर्गल प्रचार करो, दुष्प्रचार बढ़ाओ, जिससे कि जनता कंफ्यूज हो जाए। लेकिन दूसरों के लिए बाकायदा उसको जो है वो लगा करके रखती हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि दुष्प्रचार जो है वो बहुत बड़ा है और इसलिए बहुजन समाज पार्टी को एक सकारात्मक छवि के सृजन की आवश्यकता है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया ही कर सकता है। नहीं, आपसे मैं सहमत हूँ। मीडिया का चरित्र, मीडिया की बनावट कैसी है, हम सब जानते हैं। वहाँ कौन लोग ऑपरेट कर रहे हैं, वो किन वर्गों, किन जातियों से हैं, उनके दुराग्रह पूर्वाग्रह क्या है, उनसे हम बहुत वाकिफ हैं। और जो सामने निकल कर आ रहा है वो बिल्कुल साफ है। लेकिन यहाँ ये भी देखने की बात है, जैसे इसी चुनाव को लें तो बहन मायावती समाजवादी पार्टी पर हमले कर रही हैं, कांग्रेस पार्टी पर हमले कर रही हैं, लेकिन बीजेपी के खिलाफ उस तरह से एग्रेसिव नहीं दिखती हैं, कई बार बीजेपी की मदद करते हुए दिखती हैं। तो ये संदेह उठते हैं कि जो पार्टी मनुवाद के खिलाफ थी वो उसी मनुवादी पार्टी की सत्ता का रास्ता तो साफ नहीं कर रही है। मुझे लगता है कि इसमें भी फिर से देखिए कि ये कैसे कहा जा सकता है कि वो जो है भाजपा पर अटैक नहीं कर रही हैं, और भाजपा पर अटैक करने का क्या मतलब है ये भी नहीं समझ में आया मुझे, क्योंकि मैंने उनके ट्विटर देखा और उसको एनालिसिस किया और उन्होंने बाकायदा ये ऐलानिया कहा कि मैं जो 3 टियर पोल्स हो रहे हैं उनमें क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रही हूं। और उन्होंने कहा कि ये जो है जनतंत्र की हत्या है और इसलिए हम ये जिसकी सरकार होती है उसकी ही जो है ये पंचायतें बन जाती हैं, इसलिए हम नहीं लेंगे पार्टिसिपेट। इससे बड़ा ऐलान क्या होगा कि नहीं, दिस इज मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं वो ये जरूर रखती हैं, मुझे लगता है ये उनकी रणनीति हो सकती है कि वो अपनी तटस्थता तीनों पार्टियों से बना करके रखना चाहती हैं, क्योंकि कांग्रेस ने जिस प्रकार राजस्थान के अंदर उनके विधायक तोड़े और विधायक तोड़ करके मिला लिए, तो जबकि उन्होंने 10 वर्षों तक, बहन जी ने बाकायदा 10 वर्षों तक कांग्रेस की सेंट्रल पार्टी को सपोर्ट किया। यहां तक कि मध्य प्रदेश में जब बाई इलेक्शन हुए राज्यसभा के, तब उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशियों को वोट किया। और वो जो आप देख रहे थे ये उत्तराखंड में जब उनकी गवर्नमेंट थी, कांग्रेस माइनॉरिटी में थी, तो उनकी गवर्नमेंट को भी वो सपोर्ट कर रही थी। तब ये नारे क्यों नहीं लग रहे थे कि भाई जो है राज्यसभा के
मेंबर के इलेक्शन में वो उनको सपोर्ट कर रही थी, लेकिन राजस्थान में उनके जो है उनसे अलायंस न करते हुए और उनके विधायकों को तोड़ लिया जाता है। तो कितनी जिसे कहना विभत्स घटना है, जिसके अंदर वो क्रिटिसिज्म नहीं आता है और वो एनालिसिस भी नहीं हुई, बल्कि बहुजन समाज पार्टी के उन विधायकों को ही कटघरे में खड़ा किया, यानी कि अभिजात्य वर्ग अगर गलती करेगा तो उसकी गलती माफ कर दी जाएगी। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है या फैलाई जाती है, ये इसीलिए है कि दे डू नॉट गेट ए गुड प्रेस, या उनके जो वक्ता हैं या उनके जो बनाने वाले हैं वो इस प्रकार निर्भीकता नहीं दिखा रहे हैं, और इसलिए ये लगता है कि नहीं, शी इज नॉट अटैकिंग बीजेपी। क्या ये भी एक गलत धारणा है, मिथ्या धारणा है कि बहन मायावती पिछले 4-4.5 साल से उस तरह सक्रिय नहीं थी? उत्तर प्रदेश में दलितों पर इतने अत्याचार होते रहे, बल्कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और दूसरी जगहों पर अत्याचार होते रहे। उन्होंने उस सक्रियता के साथ ना उनका विरोध किया, ना उनके खिलाफ बयान दिया, ना उन्होंने दौरे किए। क्या ये इसमें भी आपको लगता है कि कोई षड्यंत्र है? नहीं, फिर से मुझे लगता है कि देखिए, सबसे बड़ी बात ये, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने कर दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि इसके लिए मान्यवर काशीराम का एक वक्तव्य मुझे याद आता है। उन्होंने कहा कि आप दलितों पर हो रहे अत्याचारों को धरने प्रदर्शन से नहीं रोक पाएंगे, आपको ये जुगत करनी पड़ेगी कि आपको ये देखना पड़ेगा आखिर दलितों पर अत्याचार होते ही क्यों हैं। और उन्होंने कहा कि जो समाज रूलर्स होते हैं उनके ऊपर ये अत्याचार नहीं होते, और उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए, जिसमें कहा कि जो समाज बाहर से आए थे वो बहुत कम लोग थे, लेकिन उनके ऊपर अत्याचार क्यों नहीं हुए, क्योंकि दे वर रूलर्स। और इसलिए उन्होंने बाकायदा जो है ये देख करके कहा कि धरने प्रदर्शन से अत्याचार नहीं रुकेंगे। लेकिन शब्बीरपुर बहन जी गई थी, बाकायदा ये एग्जाम्पल है। और शब्बीरपुर की घटना के बाद जिस प्रकार का मंजर, क्योंकि वो हेलीकॉप्टर से जाना चाहती थी, ये एनालिसिस निकल करके आया, उनको वो इजाजत नहीं दी गई, और बाकायदा जब वो वहां गई तो जिस प्रकार की भीड़ वहां पर इकट्ठा हुई, बर्छी, बल्लम, भाला, लाठी, डंडे लेकर के, और उसके अंदर थोड़े से लोग, उनको मुझे नहीं लगा है कि वो उनकी सुरक्षा कर पाते, और असुरक्षा होने के नाते जिस प्रकार का जेड सिक्योरिटी थी उनके पास, उसके साथ ही साथ उन्होंने ये निर्णय लिया कि अब मैं जो है रूट से, जो रोड रूट से किसी भी उसमें नहीं जाऊंगी। दूसरी बात, ऑपोजिशन हमेशा ये कहता है, जहां पर भी अगर मान लीजिए कोई गया लीडर, तो वो बोलते हैं कि ये तो विभाजन करवाने आ रहे हैं, ये तो और विलगाव बढ़ा रहे हैं, ये जो है सुरक्षा के लिए नहीं आए हैं, विलगाव बढ़ा रहे हैं। तो ये एक राजनीतिक तौर पर भी उन्होंने डिसीजन लिया। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आप ये देखिए कि कितने अत्याचार होते हैं भारत में। अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट है, वॉल्यूम 2 चैप्टर 7 पेज 510, उस पर आप देखें 2019 में 45,852 लगभग 125 अत्याचार डेली हुए हैं, और ये गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है। उत्तर प्रदेश में ही 2019 में 11,329 अपराध हुए हैं, यानी कि 32 अपराध पर डे। और अगर दलित महिलाओं के साथ बलात्कार की भी अगर संख्या देख लें तो 10 रेप पर डे हो रहा है। आप ये बताइए कि क्या हर जगह जाना संभव है? ऊना में जब ऊना की घटना हुई तो शी वाज देयर, तो मुझे लगा कि जहां पर उनको मैसेज देना चाहिए। लेकिन जैसे विवेक जी, हाथरस की घटना जी, हाथरस की घटना को याद कीजिए, हाथरस पर इतना हंगामा हुआ, बहन जी नहीं गई या उनकी वो सक्रियता नहीं दिखाई दी? नहीं, मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी टीम भेजी थी, और ये रिसर्च है, आप देख लीजिए कि आप देखेंगे कि उन्होंने बाकायदा रिसर्च दी, और उनको ये पता था कि जो हमारा आंदोलन है वो रिएक्शन से नहीं चलेगा। मुकेश जी, ये बहुत पुरानी नीति है। मान्यवर काशीराम कहा करते थे, एक्शन, रिएक्शन, काउंटर एक्शन। जब तक हम काउंटर एक्शन न सोच ले तब तक हम एक्शन नहीं करेंगे। हमें अगर किसी लाइन को छोटा करना है तो उसके सामने बड़ी लाइन खींचेंगे। हम अपनी एनर्जी, टाइम, मनी रिएक्शन में ही कब तक खवाते रहेंगे?
अगर और हमारा विपक्ष ये चाहता है कि हम लोग केवल रिएक्शन करते रहें और अपनी सकारात्मक राजनीति न बना पाए। जो मेरा रिसर्च है, जो मैंने पढ़ा, चाहे चमचा एज पढ़ लीजिए, चाहे मान्यवर कांशीराम की इंट्रोडक्शन टू बमसेव पढ़ लीजिए, चाहे एक्चुअली वो आयरन लेडी पढ़ लीजिए, सभी के अंदर मान्यवर ने कहा है कि हमको केवल और केवल प्रतिक्रियात्मक राजनीति नहीं करनी है, हमको अपना एजेंडा बनाना है, अपना दल बनाना है, और जो समय हम अपने धरने प्रदर्शन पर लगाते हैं वो जो है अपने आंदोलन को बनाने में लगाएं तो ज्यादा बड़ा होगा काम। जी विवेक जी, हमने देखा कि पिछले चुनाव में बीजेपी ने एक तथाकथित सोशल इंजीनियरिंग की और जो गैर जाटो वोट थे वो अपने साथ मिला लिए, और इसलिए बहन जी की जो राजनीतिक स्थिति या चुनावी जो सफलताएं थी वो बहुत कम हो गई। क्या आपको लगता है कि परिस्थितियां बदली हैं और वो जो समूह चले गए थे सामाजिक समरसता के नाम पर, वो लौटेंगे बहन जी के पास? देखिए, पहली बात तो ये है कि मुकेश जी, बहुत अच्छा प्रश्न इस बात का है कि आपने ये शब्द जो कथानक है सोशल इंजीनियरिंग, इसका बड़ा अच्छा जिक्र किया, क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च किया और मैंने बहुत शोध करने की कोशिश करी कि आखिर सामाजिक ये जो सोशल इंजीनियरिंग, इसका मतलब क्या होता है। और मैंने डिक्शनरी भी खोजी लेकिन मुझे वो शब्द नहीं मिला, और मुझे लगा कि कुछ सेफोलॉजिस्ट ने, कुछ पॉलिटिशियंस ने ये कथानक गढ़ दिया सोशल इंजीनियरिंग, जबकि उसका माने उनको भी नहीं पता है कि वो सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है, या किसी को अपने दल के अंदर टिकट दे देना ये सोशल इंजीनियरिंग है। तो ऐसी सोशल इंजीनियरिंग से तो मुझे नहीं लगता कोई लाभ होने वाला है। लेकिन मैं, अगर आप इजाजत दे तो मैं चाहूंगा कि यह शब्दावली कहां से आई और वास्तविकता में एकेडमिक्स में कहां यूज की जाती है। जी प्लीज बताएं। जी, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके प्रोग्राम को कुछ इंटेलेक्चुअल्स भी देखेंगे तो उनको बहुत कोहलुता होती है कि इस पर शब्द, तो ये शब्द जो है पहली बार ऑस्ट्रिया के एक फिलोसोफर थे, फिलोसोफर थे, फिजिक्स के फिलोसोफर थे, कार्ल पॉपर ने अपनी किताब जो है ओपन सोसाइटी एंड देयर एनिमीज, उसमें ये किया, और उन्होंने कहा कि जो साइंटिफिक परिवर्तन लाने की बात कर रहे हैं, और उनका मार्क्सवादियों पर हमला था कि मार्क्सवाद वाले लोग जो है जब परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो कहते हैं बड़ी साइंटिफिक आइडियोलॉजी है, और वो जो है उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे कार्ल पॉपर, और वो कह रहे थे कि ये जो परिवर्तन करना चाहते हैं वो टोटलिटेरियन है और वो यूटोपियन है, और यहां तक कि उन्होंने कहा वो ऑथोरिटेरियन है, यानी कि सत्तावादी हैं, वो अधिनायकवादी हैं, और वो संपूर्ण जिसे कहना चाहिए परिवर्तन करना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने कहा साइंस कभी भी संपूर्ण चीज को नहीं देखती है, वो पार्ट्स को देखती है। हमारे पेट में अगर दर्द हो रहा है तो वो पेट के किसी पार्ट को देखेगी, अगर पंखा खराब हो गया है तो पंखे के किसी पार्ट को देखेगी, पूरे पंखे को नहीं देखेगी। तो उन्होंने कहा कि जो संपूर्ण क्रांति का सपना देख रहे हैं वो यूटोपियन हैं, वो कहीं ना कहीं काल्पनिक बात कर रहे हैं, क्योंकि साइंस ऐसा नहीं सोचती है। साइंस पीस मील सोशल इंजीनियरिंग करना चाहती है, यानी कि बिट बाय बिट, स्मॉल बाय स्मॉल। तो वहां से सामाजिक परिवर्तन या सोशल इंजीनियरिंग की बात शुरू हुई। तो अगर हम उसको ले लें तो कहीं ना कहीं समाज की जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वो सत्ता की हो, संसाधन की हो, शिक्षा की हो, यहां तक कि सांस्कृतिक संस्थाएं हैं, उनके अंदर स्वप्रतिनिधित्व जो है वो सामाजिक इंजीनियरिंग कहला सकता है, सोशल इंजीनियरिंग कहलाएगा। नहीं तो ये एक फिजिकल इंजीनियरिंग बन जाएगा कि भौतिकवाद है और उसके अंदर आपने अरिथमेटिक 2 into 2 4 नहीं होगा, वो जो है जोड़ा जाएगा। तो इसलिए सोशल इंजीनियरिंग जो है बात हुई। अब मैं जो बात कर रहा था कि वास्तविकता में सोशल इंजीनियरिंग मान्यवर कांशीराम ने की, इस बात को 1984 में जब उन्होंने नारा दिया जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और बाकायदा उन्होंने विभिन्न जातियों के लिए भाईचारा कमेटी बनाई, और भाईचारा कमेटी बना करके उनको केवल टिकट ही नहीं दिए बल्कि आरक्षण दिया, यहां तक कि
एसएचओस की पोस्ट्स में भी आरक्षण दिया। और जब नायक लाए तो वो सभी समाजों के नायक लेकर के आए और वो एक सोशल इंजीनियरिंग उन्होंने करनी शुरू करी। लेकिन कालांतर में जो उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जिन समाजों के साथ उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग करी, उनके अंदर खुद सत्ता की भूख प्रतिस्फुटित हो गई। राजभर समाज को देखें तो उनकी अलग पार्टी बन गई, यहां तक कि अंसारी ने अपनी अलग पार्टी बना ली। अब मौर्य समाज, कुशवाहा समाज स्वयं वो अपनी राजनीति कर रहा है। और यही वजन भारतीय जनता पार्टी पे दिखाई पड़ रहा है कि अब इनको केवल पार्टी में टिकट देके हम नहीं रोक सकते, इनको सत्ता में साझीदार बनाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो बहुजन समाज आंदोलन का है वो यह है कि उसने सचमुच सत्ता का जनतांत्रिकरण शुरू कर दिया है। यद्यपि भाजपा को 37 वर्ष लगे समझने में कि नहीं, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी भागीदारी देनी पड़ेगी, और वो टोकन ही सही। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है मुकेश जी कि ये अब पुनः कोख में जाने वाला नहीं है। ये जो फलसफा है, ये जो फिलॉसफी है कि हमको भी स्व प्रतिनिधित्व चाहिए, ये अब और भी कलायमान होगी, बढ़ेगी। और उसके अंदर आप और भी दलों की जो है उसका भी आप देख सकते हैं कि वो भी आएंगे, अब अपने अपने दल बनाएंगे। लेकिन मेरा मूल प्रश्न ये था कि जो गैर जाटो जातियां टूटकर चली गई हैं, वो अपने अलग चूल्हा जलाने लगेंगी या बीजेपी के साथ रहेंगी या लौट कर आएंगी बीएसपी के साथ? अभी तो संभावना उस तरह की दिख नहीं रही। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, जब व्यक्ति लोगों के अंदर पावर आती है, इसका एक बड़ा सा सिंपल सा फॉर्मूला है, फ्यूजन, फिशन, फिर फ्यूजन। तो आप अगर देखें कि दक्षिण भारत में जैसे कि वन्नियार कम्युनिटी थी, वन्नियार पहले कांग्रेस में हुआ करते थे और डीएमके में हुआ करते थे। बाद में क्या हुआ, उन्होंने अपनी टूट करके मतलब एआईडीएमके में चले गए, डीएमके में चले गए, एमडीएमके में चले गए। तो अलग अलग वो जिसे कहना चाहिए सत्ता के अपने सोपान के अंदर जाने लगे। तो ऐसा ही उत्तर भारत में हो रहा है कि वो लोग अपने अपने जात में जा रहे हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आप बताइए कि भाजपा में ऐसा कौन सा शीर्ष दलित लीडर है जो अपनी तरफ लोगों को आकर्षित कर पाएगा, जबकि वो लोग सब पत्र लिख रहे हैं कि किसी का ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करा सकते, किसी की जो है नियुक्ति नहीं करा सकते, और केवल समण समाज के लोग ही दरोगा बने हुए हैं, सेक्रेटरी बने हुए हैं। उनका क्या प्रतिनिधित्व है? और अखिल भारतीय स्तर पर देखा जाए 43 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में कौन ऐसा एससी है जो वाइस चांसलर है? यद्यपि कांग्रेस ने बहुत सारे केंद्र में वाइस चांसलर बनाए, यहां तक कि कांग्रेस ने तो यूजीसी का चेयरमैन भी बना दिया था एक दलित को, आईसीएसआर का चेयरमैन भी बना दिया था, और उन्होंने प्लानिंग कमीशन में भी बहुत सारे दलितों को डाल दिए थे। लेकिन मैंने तो भाजपा को नहीं देखा। एक कटिमुनि है जो ट्राइबल हैं, दिल्ली के अंदर दिल्ली विश्वविद्यालय में मुकेश जी 80 विद्यालय हैं, स्नातक विद्यालय 80, उसमें से एक भी प्रिंसिपल एससी समाज का नहीं है। अब ये प्रतिनिधित्व अगर है तो कैसी सोशल इंजीनियरिंग है, ये मैं प्रश्न उठा रहा हूं यहां पर। और इसलिए जब आपके समाज का प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो बहुत दिनों तक आप किसी पार्टी में नहीं रुक पाएंगे। जी, लेकिन इस चुनाव में क्या होगा फिर? जो ये दलित राजनीति है मायावती जी की, उसका क्या होगा? अगर वो टाइम लेता है, वो जो ग्रुप टूटकर चले गए हैं, अभी 1-2 इलेक्शन तक अगर नहीं लौटते हैं, तो मायावती जी की चुनावी संभावनाएं तो क्षीण हो जाती हैं। मुझे नहीं लगता है कि जिसे कहना चाहिए कि उनके वोट बैंक में कोई असर पड़ा है। अगर आप मूल वोट बैंक देखें तो वो जिसे कहना चाहिए उसी प्रकार बना हुआ है जो 20, 21, 22 इसी परसेंट पर बना हुआ है। तो आप देखेंगे कि जो इलेक्शंस हुए हैं 2014 के बाद, वो बहुत अप्रत्याशित इलेक्शन हुए हैं, और जिस प्रकार का करिश्मा माननीय मोदी जी में है, वो करिश्मा मुझे नहीं लगता है कि किसी और पर्सनालिटी में था। तो उस करिश्मे के आगे
तो कांग्रेस जिसे कहना चाहिए एक भी सीट नहीं जीत पाई, लेकिन अगर लोकसभा चुनाव में देखें तो बहुजन समाज पार्टी 10 सीट जीत गई। तो इस हिसाब से तो उनका प्रतिशत बचा हुआ है। मुझे लगता है कि जैसे जैसे नए युग्म बनेंगे आने वाले समय में, वैसे वैसे लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा, और जैसे ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मुझे नहीं लगता है कि बहुजन समाज पार्टी सत्ता के साथ पैदा हुई थी। इसने तो अपनी गाड़ी पहले चलाई थोड़ी सी कि भाई आ जाओ बैठ जाओ, बस चल रही है तो लोग बैठ गए। उसके बाद फिर चली तो फिर 6 महीने की बन गई, फिर 12 महीने की बन गई। तो मुझे लगता है कि सत्ता जो है हमेशा नहीं रही है, और इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो चमत्कार है वो हो नहीं सकता दोबारा। जी, तो आप इस बात से खंडन कर रहे हैं कि मायावती जी बीजेपी के साथ कतई नहीं जाएंगी, बीजेपी के साथ उनकी कोई टैसिट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और जो वो बीजेपी के मामले में मोटे तौर पर थोड़ा सा चुप दिख रही हैं, उसकी वजह उसके साथ कोई अंदर की एक समझदारी नहीं है। देखिए, मैं अपने मुकेश जी अध्ययन के हिसाब से जो ऑब्जर्व्ड रियलिटी है, कुछ इंपिरिकल रियलिटी है, कुछ रिटन में आते हैं डॉक्यूमेंट्स, उसको पढ़ करके ही बोल सकता हूं कि कभी भी किसी भी प्रकार के अंदर जो बार बार उनका वक्तव्य आ रहा है कि हिस्टोरिकली भी ये उद्विकासीय दृष्टि से भी ये प्रमाणित है कि उन्होंने कभी भी प्री पोल अलायंस नहीं किया है, तो इसलिए ये होना असंभव है। दूसरी बात यह है कि अगर आप आने वाले समय में देखें कि मान्यवर काशीराम उस समय लीडरशिप में हुआ करते थे, तो वो डिसीजन लेते थे और इंप्लीमेंटेशन बहन जी करती थी, लेकिन उसके बाद से मैंने ऐसा कोई डिसीजन नहीं देखा है जिसके अंदर उन्होंने बाहर से भी जो है सरकार का सपोर्ट किया। मैंने कांग्रेस को तो सपोर्ट करते हुए बाहर से देखा, कांग्रेस को मध्य प्रदेश में भी किया, उत्तराखंड में भी किया, यहां तक कि राज्यसभा इसका इलेक्शन में भी किया और केंद्र में भी किया। तो हम बार बार यही पूछते हैं कि मीडिया आखिर इसको क्यों नहीं हाईलाइट करता है कि वो कांग्रेस से ज्यादा नजदीकी रख रही थी। दूसरी बात यह है कि जो लगातार इस बात की बात बताई जाती कि भाई कि उनके बहुत स्लो हैं, तो मुझे लगता है कि उनके राजनीति का तरीका लगातार देखना चाहिए कि क्या उन्होंने धरना प्रदर्शन की राजनीति करी है या कब करी है, किसके खिलाफ करी, किस सरकार के, और उनके बल्कि जब उन पर अटैक हुआ, उन पर अनर्गल भाषा का प्रयोग किया भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े शीर्ष नेता ने, तो उसके लिए भी वो मना करती रही कि नहीं, धरना प्रदर्शन मत करो, धरना प्रदर्शन मत करो, ये हमारी राजनीति नहीं है। लेकिन उनके कुछ चाहने वाले थे, उन्होंने किया, और बल्कि वो विचार उन्हीं पे उल्टा पड़ गया बाद में, क्योंकि जो जिस व्यक्ति ने गाली बकी थी वो भी अंदर हो गया और उसकी पत्नी को भी बहुत बड़ा पारितोषिक रूप में जो है मिनिस्ट्री भी मिली। तो इसलिए मुझे लगता है प्रतिक्रियात्मक राजनीति से बचना बहुजन समाज पार्टी की राजनीति की एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है। इसको हमें समझना चाहिए रिसर्च के आधार पर, बाकी तो फिर प्रैक्टिकल लोग बताएंगे आपको। चंद्रशेखर आजाद रावण के उदय को, उनकी राजनीति को आप कैसे देखते हैं इस दलित राजनीति के स्पेक्ट्रम में? मुझे लगता है दिस विल बी अ ग्रेट डिसरिस्पेक्ट टू बहुजन समाज पार्टी टू टॉक इवन उनके लिए बात करना, क्योंकि मुझे लगता है एक राष्ट्रीय राजनीति के लीडर की बात जो है, जिसने अभी मतलब पंचायत का इलेक्शन भी ना देखा हो, उसके लिए करना मुझे लगता है बहुत बड़ी बेइंसाफी है। ये बहुत बड़ा इंसल्ट है पूरे बहुजन आंदोलन का। ये तो इसी प्रकार हो सकता है कि, अगर मैं एग्जाम्पल भी नहीं दे सकता हूं इस प्रकार का, एक राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय लीडर हैं, कई बार की मुख्यमंत्री हैं, कई बार का जिसे कहना चाहिए उनका विवेक जी, उनसे तुलना नहीं की जा रही, उनसे तुलना नहीं की जा रही है, लेकिन वो उत्तर प्रदेश में एक इलाके में सक्रिय हैं और उनका आकर्षण है। नहीं, मुझे लगता है कि यही जिसे कहना चाहिए बहुत सारे लोगों को होता। मैं इसमें अगर आप बात करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बेइंसाफी होगी पूरे बहुजन आंदोलन के लिए, क्योंकि जो है अक्सर इसी तरह बिलिटिल किया जाता है, छोटा किया जाता है। अरे कंपेयर करना है तो उनको राष्ट्रीय लीडरों से किया जाए तो मुझे अच्छा लगेगा। एक जिसे कहना चाहिए, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं विवेक जी, मैं कंपेयर कर ही नहीं रहा, मैं कंपेयर कर ही नहीं रहा।
जी, मुकेश जी, बात लेकिन करना अगर भी, बात करना, जिक्र करना भी मुझे लगता है, मैं असहिष्णु लग रहा हूँगा, लेकिन बात करना बिल्कुल भी जिसे कहना चाहिए एक बड़ा, जिसे कहना चाहिए अटपटा सा लग रहा है मुझे, क्योंकि मैं डिस्कशन रिसर्च के आधार पर कर रहा था किसी आंदोलन का, किसी की पर्सनालिटी का, लीडरशिप का। अब उसके लिए उसके बरक्स जो है रखा जाए कोई, तो मुझे नहीं ठीक लग रहा है तो फैक्चुअली। अब ये मुझे, जी, मेरा अंतिम सवाल है कि जी, आप यहाँ से दलित राजनीति को किस तरह आगे जाते हुए देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि जब तक ये हिंदुत्व का उभार है और जो सामाजिक समरसता का एक फार्मूला है बीजेपी का, उसके सामने अभी थोड़ा वक्त लगेगा चीजों को सेटल होने में, दलित राजनीति को फिर से अपनी जगह बनाने में? नहीं, मुझे लगता है एक तो पहली बात तो यह है कि मुकेश जी, मैं इसको बहुजन राजनीति कह रहा हूं, क्योंकि मान्यवर कांशीराम ने कभी भी दलित शब्द का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने जब DS4 बनाया था 1981 में, और उसके बाद फिर उन्होंने उस शब्द का प्रयोग नहीं किया, और उन्होंने हमेशा बहुजन राजनीति करी। और उन्होंने अपना जब एग्जाम्पल भी दिया, तो हु आर द बहुजन्स उन्होंने डिफाइन किया, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड माइनॉरिटीज, बाकायदा उन्होंने किया। और माइनॉरिटीज में भी पासमानदा माइनॉरिटीज को उन्होंने बहुत साथ लिया, और उसको लेकर के उन्होंने अपना आंदोलन किया। तो ये बहुजन राजनीति है, और इसका नेचर हमेशा डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स है, और नेशन बिल्डिंग की तरह। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने 1919 में स्व प्रतिनिधित्व की बात की थी, और उन्होंने कैबिनेट के अंदर भी आरक्षण मांगा था, और उसमें कहा था, गोपाल कृष्ण गोखले को बाकायदा उन्होंने जवाब भी दिया था। गोपाल कृष्ण गोखले मेमोरेंडम दे रहे थे ब्रिटानिया साम्राज्य को, कि देखिए, आप भारतीयों को ब्रिटानिया साम्राज्य की जो नौकरियां हैं उनमें शामिल नहीं कर रहे हैं, और इसलिए हमारा क्षय हो रहा है। भारतीय अपने पूर्ण पौरुष को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, एंड उनका जो डॉर्फिंग एंड स्टंटिंग इज टेकिंग प्लेस। तो बाबा साहब ने कहा कि ये तो ब्रिटानिया साम्राज्य को तो 150 वर्ष आए हुए हुआ है, और 150 साल में आपको प्रतिनिधित्व नहीं मिला, तो आपका क्षय हो रहा है, आप पूर्ण पौरुष को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, आपकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी खत्म हो रही है। आपने तो दलितों को 1500 साल से प्रतिनिधित्व नहीं दिया है, तो उनकी क्षमता का क्या? और इसलिए प्रतिनिधित्व एक नैतिक जो है जिम्मेदारी है। तो उस नैतिकता के आधार पर उन्होंने स्व प्रतिनिधित्व की मांग की, और फिर अपने दल बनाए, और यहां तक कि कैबिनेट में भी रिजर्वेशन मांगा, लेकिन उस समय नहीं मिला, और इसलिए उनको अपना दल बनाना पड़ा। मुझे लगा कि वही राजनीति स्व प्रतिनिधित्व की, जिसका मुद्दा उसकी लड़ाई, जिसकी लड़ाई उसकी अगुवाई, जो है आपके अधिकारों का, जो अधिकारों का हनन हो रहा है, तो कौन लड़ेगा आपकी लड़ाई? आप जाके ना हो पैर बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। तो ये लड़ाई स्व प्रतिनिधित्व की है, राष्ट्र निर्माण की है, प्रजातंत्र को मजबूत करने की है, और प्रजातंत्र को और फैलाने की है, पार्टिसिपेटरी बनाने की, यानी कि निर्णय लेने की क्षमता हमको मिले, इसकी लड़ाई है। और इसलिए ये जो एक बार पैदा हो गया है, ये कोख में होने जाने वाला नहीं है। आप चाहे RPI का उदाहरण ले लें, बाबा साहब चले गए, लेकिन उसके बाद भी वो कोख में नहीं गया है। RPI छीड़ हो गई, लेकिन वो जिंदा है। और अचानक ये लगता है कि ये मर रहा है, तब पता चला कि वहां पर जो है दलित पैंथर्स पैदा हो जाता है। दलित पैंथर जैसे ही मर रहा था, पता चला बहुजन समाज पार्टी पैदा हो गई। तो इसलिए ये आंदोलन जो है पल्लवित होगा, जवान होगा, और आगे जाएगा। ये मरने वाला नहीं है, क्योंकि ये सब आंदोलन से राजनीतिक पार्टियां पैदा होती हैं। और यूपी चुनाव के संदर्भ में इस बहुजन राजनीति का के बारे में आपका क्या आकलन? मुझे लगता है कि जो जिस प्रकार का अनुभव समाज कर रहा है वहां पर, क्योंकि मैं लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति 1989 से देखूं, तो उत्तर प्रदेश की जनता ने अनेक प्रयोग किए हैं, वहां पर लगातार वो प्रयोग कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रयोग किया, लेकिन उसने पूर्ण बहुमत भी नहीं दिया था। उसके बाद फिर उसने सपा को जांचा, सपा को परखा, उसके बाद फिर उसने जो है लगातार प्रयोग किए अलग अलग, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार 2007 में ही बन पाई, तो वो भी एक प्रयोग था। उसके बाद उन्होंने फिर
जो है एक प्रयोग किया सपा का, अब भाजपा का प्रयोग कर रहा है। तो मुझे लगता है साइकिल जो आने वाला है उसमें प्रयोग का परिवर्तन जरूर है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर विवेक कुमार जी, आपने इस पूरे मसले पर कुछ नई चीजें भी कही हैं। मुझे लगता है यह नए ढंग से उनकी व्याख्या भी की है और इस नजरिए से भी अब लोगों को उत्तर प्रदेश में बल्कि उत्तर भारत में जो दलित राजनीति है उसको समझने की और देखने की कोशिश करना चाहिए। और हम ये भी देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव है उसमें ये दलित राजनीति किस तरह से आकार लेती है, मायावती जी कैसे किस रणनीति के तहत इस चुनाव में उतरती हैं और प्रदर्शन करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।